सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा के चुनाव की। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। इनमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। राजस्थान में बीजेपी विधायक का वोट खारिज हो गया है, वहीं कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग हो गई है। चारों ही राज्यों में मुकाबला जोरदार है क्योंकि सभी जगह पार्टियों ने विधानसभा में उनकी विधायी ताकत की तुलना से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। इसी वजह से पूरे चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई जा रही है। राज्यसभा चुनाव पर ताजा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो संवाददाता। मुंबई से हमारे साथ विनया देशपांडे और जयपुर से भवानी सिंह, आप दोनों का स्वागत। तो विनया, हम पहले आते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ क्या अपडेट है? क्या किसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग और जो चिंताएं थी, और फिर ये भी था कि नवाब मलिक को रोक भी दिया गया था, देशमुख भी नहीं डालने पाने वाले थे अपना वोट, क्या सब हुआ है? आज का ताजा अपडेट क्या है? जी विपिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे अभी तक क्रॉस वोटिंग की कोई भी खबर नहीं है। इसके चलते कि महाराष्ट्र असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 288 थी, क्योंकि 3 विधायक इसमें कम हो चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख दोनों को ही कोर्ट से परमिशन नहीं मिली है वोटिंग करने की, इसलिए वो 2 और 1 एमएलए जिनका इन 3 सालों में देहांत हो गया, ये 3 अगर कम किए जाए तो संख्या बल 285 हो गया है। अभी तक का अपडेट ये है कि 285 एमएलएज का वोटिंग पूरा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अब क्या 1 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे ये प्रोसीजर शुरू हो गई। हम अगर देखें तो भाजपा की 3 बसें पहले भर के आई, एमएलएज ने सबसे पहले उनके वोटिंग किया। उसके बाद काफ़ी सारे वरिष्ठ नेताओं ने हमसे कहा कि जिस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग कोटा वोटिंग के बारे में था, क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यसभा की वोटिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। महाराष्ट्र में ये अनप्रेसिडेंटेड भी है क्योंकि पिछले 28 साल में वोटिंग हुई नहीं थी राज्यसभा के लिए, और इसके चलते काफ़ी सारे एमएलएज को बताना भी पड़ा कि फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस की वोटिंग कैसे की जाती है। बीच में कुछ एलिगेशंस आए, भाजपा ने ये एलिगेशंस किए कि 3 वोट्स जो हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के वो डिस्क्वालीफाई किए जाएं क्योंकि उन एमएलएज ने ढंग से वोटिंग नहीं किया है। वो जो एलिगेशंस थे वो रिटर्निंग ऑफिसर ने तभी के तभी खारिज कर दिए, इसलिए कोई भी हमको यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड वोट नजर नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि 285 वोट्स जो अभी तक डाले गए हैं वो ठीक पूरे तरीके से डाले गए हैं। अभी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का ये कहना है कि इन 285 में से उनका जो अधिकतर कोटा है उस कोटे के हिसाब से ही वोटिंग की गई है, और इसलिए एक तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये कह रही है कि उनके चारों विधायक जो हैं वो अच्छे तरीके से सक्सीड होंगे, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाजपा का भी यही दावा है। 5 बजे वोटिंग 5 बजे काउंटिंग शुरू होगा। इसके बाद विपिन हमको 7:30-8 बजे तक जो फाइनल अंदाजा है वो समझ जाएगा कि किसकी जीत हुई और किसकी हार। राइट, तो भाजपा और आघाड़ी दोनों का दावा कि उनके विधायक यहाँ जीतेंगे, लेकिन 7-8 बजे तक जैसा विनया बता रही हैं ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन इधर चलते जयपुर, राजस्थान में तो भवानी साहब आपसे बात भी हुई थी और आपने एक अंदेशा जताया था कि वहां पे क्रॉस वोटिंग हुई है या हो सकती है, क्या अपडेट है इस समय? देखिए, राजस्थान में वोटिंग हो गई है। 200 एमएलए हैं, 200 में सबने वोट कास्ट कर दिया, और यहाँ पर 3 जो वोटों पे सवाल खड़ा हुआ। एक बीजेपी का एमएलए हैं शोभा रानी कुशवाहा धौलपुर से, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस का कैंडिडेट है उनको वोट डाल दिया गया। बीजेपी ने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्रॉस वोटिंग पर फाइनल फैसला कुछ देर बाद में होगा, लेकिन मोटे तौर पर माना जा सकता है कि उनका क्रॉस वोटिंग हो गई है। दूसरा एक वोट और हुआ था बीजेपी का ही, जो ये कहा जा रहा है कि वो खारिज हो सकता है उनका वोट, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के एजेंट के साथ में अपना वोट कांग्रेस के एजेंट को दिखा दिया, इसलिए कांग्रेस ने डिमांड की कि उनका वोट खारिज किया जाए। एक तीसरा बीजेपी का ही वोट, जो बीजेपी के कैंडिडेट को, जो निर्दलीय कैंडिडेट को डालना था, वो बीजेपी वाले ने बीजेपी के कैंडिडेट को डाला। इससे होगा ये कि वो वोट काउंट किया जाएगा, लेकिन वो बीजेपी के कोटे में होगा। इससे निर्दलीय को जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं होगा। अब इस पूरे मोटे का लबोलबाब ये है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की 2 सीटें तय मानी जा रही है जीतनी, जो रणदीप सुरजेवाला है और मुकुल वासनिक। लेकिन जो तीसरी सीट है प्रमोद तिवारी की, जिस पर कुछ संकट
सा था, क्योंकि उनका मुकाबला निर्दलीय जो सुभाष चंद्रा है उनसे मुकाबला है। लेकिन अब जो अभी की स्थिति नज़र आ रही है, जिस तरीके से बीजेपी को घाटा हो रहा है, ये घाटा सीधे सीधे निर्दलीय को हो रहा है, जो क्रॉस वोटिंग हो रही है, उससे लग रहा है कि कांग्रेस तीसरी सीट भी निकाल सकती है। हालांकि ये सब कुछ मतगणना होगी अभी 2 घंटे बाद में, तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन मोटे तौर पर लग रहा है कि 3 कांग्रेस के कैंडिडेट जीत सकते हैं। एक बीजेपी के कैंडिडेट हैं घनश्याम तिवारी, वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के 30 वोट एक्स्ट्रा थे जो निर्दलीय के दिए। निर्दलीय को 41 वोट चाहिए थे, जिसमें से 30 उनके पास में बीजेपी के, प्लस 3 वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दिए, जो उन्होंने कह दिया कि हमने निर्दलीय को दिए, ऐलान किया। लेकिन 8 वोट और चाहिए, और 8 वोट ऐसा लग रहा है अभी की स्थितियों में वो मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बजाय निर्दलीय के वोट और कम हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जो कांग्रेस ने यहाँ पर आप राजस्थान में 7 दिन से बाड़ेबंदी कर रखी थी, पहले उदयपुर में, फिर जयपुर के अंदर नेट बंद कर दिया था, और यहाँ पर जिस तरीके के एमएलए पे प्रेशर था, उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कोशिश में लगे हुए थे कि यहाँ तीनों कैंडिडेट कांग्रेस के जिता दिए जाए, वो ऐसी संभावना नजर आ रही है। हालांकि होता क्या है, पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है, अंतिम नतीजा आएंगे तभी पूरी तस्वीर साफ होगी। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जैसा विनया ने शुरू में कहा, थोड़ा जटिल होता है ये पूरा कैलकुलेशन राज्यसभा चुनाव का, लेकिन आप दोनों ने ही बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेशन समझा। राजस्थान में भी क्रॉस वोटिंग हुई, लेकिन उससे समीकरण पे क्या अंतर पड़ेगा ये भवानी हमें बता रहे थे। बहरहाल चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे बात हो राजस्थान की, इंतजार रहेगा कि रात होते होते नतीजे क्या निकल कर आते हैं और एक पूरी पिक्चर साफ होती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया विनया आपका, और भवानी आपका भी। तो ये थे विनया और भवानी, महाराष्ट्र और राजस्थान का अपडेट चुनाव का हमें दे रहे थे। और चूंकि काफ़ी गहमा गहमी थी इस बार चुनाव को लेकर, इसलिए आज सबकी नज़र इन चुनाव पर थी। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज ये जो चुनाव हो रहे थे। लेकिन आज देश में एक और बड़ी खबर है, वो ये कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर विवाद थमता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर कोलकाता लखनऊ तक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है आज देश में। यूपी की राजधानी लखनऊ के अलावा देवबंद और सहारनपुर में भी उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। देवबंद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। प्रदर्शनकारी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। साथ ही लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की है। प्रयागराज में भी हुए विरोध प्रदर्शन में जमकर हंगामा खटा है। यहां पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों को काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना है कि उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना ही मस्जिद की ओर से कोई विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ टिप्पणी करने के मामले में नुपुर शर्मा, असुद्दीन ओवैसी समेत 32 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर रखी है। इधर कानपुर में हुए दंगों के बाद आज जुमे की पहली नमाज हुई। पूरे राज्य में हाई अलर्ट है। कानपुर में हिंसा प्रभावित क्षेत्र के चारों तरफ 3 किलोमीटर के दायरे में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए गए। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। एक खबर जो सीधी दर्शकों से जुड़ी हुई है, आम जनमानस से जुड़ी हुई है कि सरकार ने गुमराह करने वाले जो विज्ञापन होते हैं उन पर अब शिकंजा कस दिया है। अब कंपनियां विज्ञापन के जरिए उल्टे सीधे दावे नहीं कर पाएंगी। इसके लिए सरकार ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। डिटेल देंगी हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, क्या है सरकार की गाइडलाइन, और जितना हम समझ पा रहे हैं, जान रहे हैं कि बच्चों पर काफी फोकस है और उसके लिए कुछ डिटेल चैप्टर दिए गए हैं उस गाइडलाइन में। देखिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर पहले से ही गाइडलाइंस मौजूद थी, लेकिन इन्हें और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए बड़े बदलाव इन गाइडलाइंस में आज किए गए हैं। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें बच्चों पर पूरी तरह से फोकस किया गया है, क्योंकि मंत्रालय ने ऐसा एज्यूम किया है कि पिछले 3 से 4 सालों में बच्चों से जुड़े हुए विज्ञापन इस तरह के हम देख रहे हैं डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, जो कि बच्चों को भ्रामक कर
कर सकते हैं। हालांकि जो गेमिंग सेक्टर है इसको भी मॉनिटर करने की बात इस गाइडलाइंस में की गई है। अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो इसके अंदर जो हम रोजाना हमारा जो वास्ता पड़ता है, जब हम कोई न्यूज़पेपर खोलते हैं या फिर टीवी चैनल ऑन करते हैं, कॉम्प्लेक्शन फेयर करने का विज्ञापन दिया जाता है, कुछ ही दिनों में मोटापा घटाने का विज्ञापन दिया जाता है, साथ ही साथ ये भी दावा किया जाता है कि आप अगर ये दवाई खाएंगे तो शुगर और डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह के जो तुरंत रिजल्ट वाले विज्ञापन है, इन्हें पूरी तरह से भ्रामक पाया है मंत्रालय ने, और गाइडलाइंस में इस बात का उल्लेख किया है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर इस तरह के विज्ञापन देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरर, बल्कि जो लोग इसे एंडोर्स कर रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, अगर ये एंडोर्समेंट गलत पाया जाता है, जो भी चीज जो भी प्रोडक्ट वो शोकेस कर रहे हैं अगर उनकी जानकारी से तालमेल नहीं बैठता है तो सेलिब्रिटी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़े बदलाव आज की गाइडलाइंस में किए गए हैं। एक और जो बात कही गई है, सरोगेसी के विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, उसे सही नहीं ठहराया है मंत्रालय की तरफ से। एक जो आजकल हम देख रहे हैं, ई कॉमर्स पर शॉपिंग करना काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, खासतौर पर अगर हम टीयर 1 टीयर 2 सिटीज की बात करें तो यहां पर जो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं बाय करने के लिए, तो सबसे पहले उपभोक्ता रिव्यू पढ़ता है कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहा है, अगर किसी दूसरे उपभोक्ता ने उसको इस्तेमाल किया है तो उसका रिव्यू कैसा है। और इसी वजह से जो फेक रिव्यू का ट्रेंड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये बात खुद इसका संज्ञान मंत्रालय ने लिया है और एक बाकायदा कमेटी बनाई है एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जो फेक रिव्यूज हैं, फेक कमेंट्स हैं, उन्हें किस तरह से मॉनिटर किया जाए उसके लिए 2 महीने के अंदर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। तो ये जो गाइडलाइंस है मुख्य तौर पर इन बातों को इसमें शामिल किया गया है। मकसद यही है इन गाइडलाइंस के जरिए कि जो उपभोक्ता के अधिकार है उनकी रक्षा की जाए या फिर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उन पर लगाम कसी जा सके। जी बहुत शुक्रिया दीपाली, बहुत विस्तार में आपने हमें ये खबर बताई है। और विज्ञापन की नई गाइडलाइंस को लेकर सरकार की क्या सोच है ये जानने के लिए कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार से बातचीत की दीपाली नंदा ने ही, जो हमसे अभी बातचीत कर रही थी। आपको भी सुनाते हैं। देखिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पहले भी प्रावधान उपलब्ध थे और इस गाइडलाइन के माध्यम से उसको और विस्तार से उपभोक्ता के लिए और उद्योग और एडवर्टाइजर्स के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा रहा है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका काम है कि एक ऐसा ढांचा हम तैयार करें ताकि लोग गलतियां कम करें। दैट इज द आइडिया। सर, क्या हर एक माध्यम इसके अंदर आपने सम्मिलित किए हैं या फिर अभी कहा जाए कि ई कॉमर्स के लिए अलग आएगा, डिजिटल के लिए अलग? सो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल मीडिया, whether it is digital, television, print, radio or any other thing. All advertising जिससे कंज्यूमर अपना बाइंग डिसीजन के लिए इन्फ्लुएंस होता है, उस पर ही एप्लीकेबल। तो आप मेरे को फोटो भेज दीजिए। तो क्या सरकार की गाइडलाइन से भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लग जाएगी? इसी पर होगी आज बड़ी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। भ्रामक विज्ञापन, अब होगा एक्शन। चलिए बात बाजार की कर लेते हैं, और आज तो करनी भी चाहिए क्योंकि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1017 पॉइंट तो निफ्टी 276 पॉइंट गिरकर बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली रही है। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट से ज्यादा गिरा है, यानी चौतरफा गिरावट। तो चलिए हमारे साथ यतिन मोहता है, हम उनसे बातचीत करेंगे। यतिन, पहले तो ये कि आज की ये जो बड़ी गिरावट है इसके पीछे कारण क्या रहे? देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो इस हफ्ते जो 5 कारोबारी सेशन है उनमें 4 कारोबारी सेशन में तो लाल निशान में ही हम बंद हुए हैं। और ग्लोबल संकेत जिस हिसाब से खराब हो रहे हैं, महंगाई दर जिस हिसाब से बढ़ रही है विश्व में, और बैंक जो इंटरेस्ट बढ़ा रही हैं, उनके चलते बाजार में आपको जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम आज की बात करें तो सभी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस भी आपको लाल निशान में ही दिखेंगे। इसके अलावा जो बड़ी बिकवाली आई है वो बैंकिंग और आईटी शेयर्स में आज आती हुई दिखाई दी है। और इसके अलावा अगर हम हेवी वेट्स की बात करें, रिलायंस, एचडीएफसी और इन्फोसिस, इनके वजह से भी आज मार्केट को लगभग 150 पॉइंट के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूटेड झटका लगा। राइट, तो ये तो हुई कि क्या कारण रहे। एक्शन भी काफी रहा, हमने देखा काफी जगह गिरावट थी, लाल निशान बहुत ज्यादा था। यतिन, कहां सबसे ज्यादा ये गिरावट या एक्शन देखने को मिला? बात करते हैं हरे निशान के साथ, क्योंकि वो आपको सिलेक्ट स्टॉक्स में देखने को मिला। इनफैक्ट हम बात करें एशियन पेंट्स और ग्रासिम की,
52 वीक लो या मल्टी मंथ लो से यहाँ बाउंस बैक आपको आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मार्जिनल गेन्स आपको फार्मा शेयर्स में दिखे, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज और दीवीज लैब। लेकिन लूजिंग एंड पे देखिए लिस्ट बहुत लंबी है। HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, कोटक जैसे हैवी वेट्स में आपने जबरदस्त बिकवाली देखी। इनफैक्ट सभी के सभी शेयर्स लगभग 2.5 से 4% के बीच में आपको इंट्राडे में गिरते हुए नजर आएंगे। मिड कैप गेनिंग साइड पे काफी सारे स्टॉक्स से जो न्यूज में थे, खास करके IIFL फाइनेंस, जहां इन्होंने अपने हाउसिंग फाइनेंस आर्म में स्टेक सेल किया और वो न्यूज के बाद स्टॉक में लगभग 8% की तेजी। आपको थोड़ा बहुत बाउंस बैक थायरोकेयर, दीपक नाइट्राइट जैसे शेयर्स में दिखाई दे रहे हैं। और 52 वीक लो की बात करें तो काफी सारे शेयर्स वहां दिखेंगे, जैसे कि मेड प्लस, हाइकल, NMDC और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। राइट, तो ये आज के बाजार का लब्बो लुआब रहा और हम देख रहे हैं कि बाजार में ये तेजी, माफ कीजिए, गिरावट काफी बड़ी रही और यतिन ने हमें बताया कि कहां पर ये गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके अलावा एक और खबर है जो हम यतिन से ही लेना चाहेंगे, वो है कि LIC के शेयर में सोमवार से गिरावट बढ़ सकती है। जी हाँ, दरअसल सोमवार को एंकर लॉक इन खुल रहा है, इसका असर शेयर पर दिख सकता है। यतिन हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं ऐसा क्यों। तो यतिन, क्या होने वाला है LIC के शेयर में? देखिए, अगर हम LIC की बात करें तो इशू के दाम से लगभग 25% नीचे स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लिस्टिंग दिन की बात करें तो यहां से भी आपको 19% का नुकसान हो रहा है और यहां से भी आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सोमवार को एंकर लॉक इन खुलेगा नेक्स्ट वीक। और हमने ये देखा है पिछले काफी सारे IPO लिस्टिंग्स में कि जब जब एंकर लॉक इन खुलते हैं तब ये नए लिस्टिंग्स, नए IPOs पे प्रेशर बनता है। LIC की स्पेसिफिकली बात करें तो 5.9 करोड़ शेयर जो है जब एंकर इन्वेस्टर्स को दिए गए थे, उसका लॉक इन खुल रहा है और ज्यादातर एंकर इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को बेचना चाहेंगे। ये नहीं पता है कितने क्वांटम का शेयर्स बिकेगा, लेकिन जिस हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस आपको LIC के शेयर में दिखाई दे रहा है, काफी सारे फंड्स यहां आपको इस शेयर को बेचते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन से लगातार लाल निशान में आपको LIC का शेयर दिखाई दे रहा है और शायद नेक्स्ट वीक भी ये वीकनेस आपको एलिवेट होती हुई दिखाई दे सकती है। जी, बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हफ्ते से जिनेवा में WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। यहां फिशरीज सेक्टर के लिए एक सब्सिडी जारी रखने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा कोरोना की सस्ती दवाएं, फूड सब्सिडी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। पूरी खबर के लिए हम चलेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, कितनी अहम है WTO की ये बैठक? देखिए, बैठक काफी अहम है WTO की, क्योंकि यहाँ पर हर वो चीज पे चर्चा होगी जो हमारे आपके रोजमर्रा जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर फिशरी, जिसको लेकर सरकार कोशिश कर रही है कि भारत में मत्स्य पालन का उद्योग जो है काफ़ी फले फूले, तो वहाँ पे सरकार सब्सिडी देती है और इस सब्सिडी को रोकने के पक्ष में है कुछ विकसित देश, जैसे कि यूनियन की बात करें तो वो नहीं चाहती कि सब्सिडी दे, लेकिन कम से कम 25 साल तक हमें ये सब्सिडी देने की छूट मिल जाए। और भारत के पक्ष में कई सारे देश लामबंद हो रहे हैं, तो बहुत हद तक संभावना है कि शायद इस बात पर सहमति बन जाए कि भारत फिशरी सेक्टर को, यानी मत्स्य पालन को, अगले 25 साल तक सब्सिडी देती रहे। इतना देते हैं, फूड सब्सिडी देते हैं, उस पर भी विकसित देशों की कुछ आपत्ति है, तो उस पर काफी लंबी चौड़ी चर्चा होनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोरोना या फिर ऐसी दूसरी जो महामारी आती है, वहां पे जब दवाई बनती है तो वहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की समस्या सामने ना आए, उसकी वजह से दवाएं महंगी ना हो, इसको लेके भारत लगातार वकालत कर रहा है। यहाँ भी WTO की इस बैठक में इस पर गंभीर चर्चा होनी है और भारत समेत कई विकासशील देशों की कोशिश ये है कि विकसित देशों को इस बात के लिए बना लिया जाए कि कोरोना जैसी महामारी के निपटने के लिए दवा बनाने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सामने ना आए, ताकि सस्ती में दवाएं सब लोगों को मिल सके। इस लिहाज से कहें तो काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है WTO की। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। हम दर्शकों को यह भी बता दें कि लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जिनेवा पहुंचेंगे WTO की इस बैठक को कवर करने के लिए और वहां से पल पल की जानकारी ग्राउंड जीरो से सीधे CNBC आवाज आप तक रिपोर्ट पहुंचाएगा। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले टेलीकॉम कंपनियों और दूसरी निजी कंपनियों के बीच जंग छिड़ गई है। टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखकर निजी कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम आवंटन का विरोध किया है। CNBC आवाज एंड सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग प्रेजेंट टेलीकॉम अपडेट। देश में 5G सेवाओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। अभी तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर फैसला भी नहीं हुआ है और टेलीकॉम कंपनियों ने दूसरी निजी कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम देने का विरोध किया है।
टेलीकॉम कंपनियों की संस्था COAI ने प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क के लिए 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन के विरोध में टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी है। टेलीकॉम कंपनियों को 5G नेटवर्क लगाने के लिए मोटा निवेश करना होगा और सिर्फ रिटेल ग्राहकों के भरोसे मुनाफा नहीं होगा। कंपनियों को एंटरप्राइज ग्राहकों से ही बड़ी कमाई होगी। कंपनियां शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, फैक्ट्रीज को 5G सेवा देने पर फोकस करना चाहती हैं। पिछले 1 साल से इसी सेगमेंट में ट्रायल भी हो रहे हैं। Roll out a 5G network which is going to cost them hundreds and thousands of crores. They were banking on 70% of this revenue coming back to them from enterprise network. Only about 30% will come from those consumers who choose to adopt 5G at a higher cost, even though the benefits do not alter their living style too much. And please remember, India is a price sensitive market. टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक अगर सरकार निजी कंपनियों को प्राइवेट नेटवर्क लगाने के लिए स्पेक्ट्रम रिजर्व करती है या फिर उनका आवंटन करती है तो इससे टेलीकॉम कंपनियों की आय पर असर होगा ही, साथ ही सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्राइवेट नेटवर्क से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। अगर सरकार टेलीकॉम कंपनियों की गुहार नहीं मानती है तो कंपनियां 5G की नीलामी से किनारा भी कर सकती हैं। असीम मनचंदा, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।